क्वेश्चन है 5.22 का, व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। ओके, व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस किसको कहते हैं? द कैटालिसिस that depends upon the size or shape of the molecule that absorbed in it is called shape selective catalysis. Shape selective catalysis. तो ये जो कैटलिस्ट होता है, ये कैटलिस्ट मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो शेप और साइज होता है इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करके इसका स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइज एंड शेप के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव कैटालिसिस, जिसका एक एग्जाम्पल होगा जियोलाइट। जियोलाइट ZSM5 ये एक सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। ये इसका काम क्या है? ये जो है ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में। तो ये जियोलाइट जो है ये हमारा एक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। यहाँ पे जियोलाइट जो है ये इसका पोर साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये किस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और किसको कैटलाइज करेगा। अगर मॉलिक्यूल का पोर साइज, इफ molecules has pore size greater than 260 to 740 picometer, then it will be unable to penetrate through जियोलाइट। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज, पोर साइज 260 और 740 पिकोमीटर के अंदर नहीं है तो, और इससे ग्रेटर देन, इससे ज्यादा है, तो ये जियोलाइट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि जियोलाइट का जो पोर साइज है वो 260 टू 740 पिकोमीटर है। तो एंड जियोलाइट हमारा एक सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का पोर साइज इससे ज्यादा हो तो वो जियोलाइट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेक्टिव कैटालिसिस एंड जिसका एग्जाम्पल है हमारा जियोलाइट। ठीक है, एक बार देख लीजिए। The catalysis that depends upon the size and shape of the molecule that absorbed in it is called shape selective catalysis. Next question है, explain the following terms: electrophoresis, coagulation, dialysis and Tyndall effect. तो first देखते हैं electrophoresis. Electrophoresis किसको कहते हैं? Electrophoresis is the migration of colloidal particles towards a particular electrode under electric field.
तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करते हैं, आइदर कैथोड और एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक यू ट्यूब है, ये एक यू ट्यूब है जिसमें हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स है। तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, अगर हम लोग यहाँ से करंट पास कराए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसके तरफ ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, एंड जो नेगेटिव पार्टिकल्स है इस सॉल्यूशन का वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एज वी नो दैट कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, इसको हम कहते हैं कैटाफोरेसिस, एंड इसको हम कहते हैं एनाफोरेसिस। और ये जो टोटल जो फेनोमेनन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ आयन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ये पॉजिटिव पार्टिकल्स कैथोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटल जो ये फेनोमेनन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन कब होता है, नॉर्मली जो हमारा इलेक्ट्रोफोबिक सॉल्व होता है, अगर हम उसमें बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे तो क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल्स होता है वो कोलॉइड की पार्टिकल्स से जुड़ के उसको कोएगुलेट कर देता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है हमारा, इट इज द precipitation of colloids by removal of the charge of the colloidal particles by adding a strong electrolyte into it। अब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ही कोएगुलेट होता है ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम बॉयल करें और फ्रीज करें, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोएगुलेशन कैन also be done by boiling or freezing the solution. Also be done by boiling or freezing the solution। तो बेसिकली यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है वो चार्जलेस हो जाता है, चार्ज लूज कर देता है और ये कोलॉइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। नॉर्मली बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से जो हाइड्रोफोबिक सॉल्ट होता है वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम कोएगुलेशन बोल सकते हैं। और हम लोग बॉइलिंग या फ्रीजिंग से भी कोई कोलॉइडल सॉल्ट को कोएगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डायलिसिस।
डायलिसिस इज अ वेरी कॉमन टर्म। किडनी पेशेंट के लिए हम लोग इस ट्रीटमेंट की इस्तेमाल करते हैं, डायलिसिस। तो ये डायलिसिस क्या है, इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस of removing dissolved substance the process of removing dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a semi-permeable membrane. Is called dialysis. तो यहाँ पे क्या होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन में जो हमारा इम्प्योरिटीज होता है और एनी डिजॉल्व सब्सटेंस होता है, उसको हम रिमूव करते हैं डायलिसिस के माध्यम से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज ये जो हमारा ये है हमारा पार्चमेंट मेम्ब्रेन और इसके अंदर है हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर है हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन और बाहर यहाँ पे वाटर है। तो क्या होता है, ये जो पार्चमेंट पेपर है और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है, हम लोगों को ये पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैन नॉट पास थ्रू अ मेम्ब्रेन। ओके, colloidal particles cannot pass through animal membranes or any permeable membranes, but the other dissolved particles can do it. The other dissolved particles वो easily ये membrane से pass कर सकते हैं। तो थ्रू डिफ्यूजन क्या होता है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ये ज्यादा होता है। ये हमारा कोलॉइडल है, ये हमारा कोलॉइड है, तो इसका कंसंट्रेशन ये बाहर की कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। और डिफ्यूजन का मतलब है कि जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो क्या होता है, इस कोलॉइड में जो डिसॉल्व पार्टिकल होता है वो परमिएबल मेम्ब्रेन से इजीली बाहर आ सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स ये इस पेपर से, ये मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकते। तो ऐसे क्या होता है, इसमें जो डिसॉल्व सब्सटेंस होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, टू रिमूव द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, when a beam of light is allowed to pass through a colloidal solution, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, when a beam of light is passed through a colloidal solution, it becomes visible like a column of light. This effect is called Tyndall effect. It is called Tyndall effect। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो कोलॉइड्स है, बिकॉज कोलॉइडल particles scatter light in all directions। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम
एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से एक लाइट को पास कराए तो क्या हो जाएगा, उस लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। उस लाइट का जो पाथ है वो हमारे पास विजिबल हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर कर देता है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो लाइट को स्कैटर कर देता है और इसीलिए क्या होता है, जब लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से पास होता है तो वो हमारे पास उसका जो पाथ है वो हमारे पास एकदम विजिबल हो जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस स्पेशल इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव 4 यूजेस ऑफ इमल्शंस। तो इमल्शंस का 4 यूजेस क्या है। एक तो हम लोगों को पता है कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन of soaps is based on the formation of emulsion, is based on the formation of emulsion. Next है digestion of fats, digestion of fats takes place by the process of emulsification. ठीक है, digest of fats takes place by emulsification. Next, antiseptics and disinfectants, antiseptics and disinfectants. Disinfectants, when added to water, they form emulsion. Antiseptics and जो disinfectants है उसको हम जब वाटर से ऐड करके अप्लाई करते हैं, it forms emulsion. और नेक्स्ट है मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी हमारा इमल्शंस यूज होता है टू प्रिपेयर मेडिसिन। ओके, तो ये था हमारा इमल्शंस का 4 यूजेस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर माइसेलिस, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ माइसेलर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5.18 जो है उसमें हम माइसेलिस क्या होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, कौन सा सब्सटेंस माइसेली फॉर्म करते हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज फॉलो क्वेश्चन नंबर 5.18 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स, एल्कोसॉल, एरोसॉल एंड हाइड्रोसॉल। तो फर्स्ट है हमारा एल्कोसॉल। एल्कोसॉल जो है, इस एल्कोसॉल किसको कहते हैं, इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन जहां पे हमारा अल्कोहल है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एल्कोसॉल में हमारा डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है अल्कोहल, और डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड। इसको हम कहते हैं एल्कोसॉल, जिसका एग्जाम्पल है कोलॉइडल सॉल ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट in ethyl alcohol
सॉल्यूशन इन इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल हमारा एक अल्कोहल है और जिसमें डिस्पर्स्ड फेज है हमारा सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरोसॉल। एरोसॉल में हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम है गैस। एरोसॉल में हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम है गैस। ठीक है, और इसमें हमारा डिस्पर्शन फेज और हमारा डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा फॉग, स्मोक एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल में हमारा डिस्पर्शन मीडियम जो है, डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा वाटर। डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा वाटर। ठीक है, और हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड। तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है पेंट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा पेंट, हो सकता है इसका एग्जाम्पल सेल फ्लूइड्स। तो ये था हमारा तीनों सॉल, हाइड्रोसॉल, एरोसॉल एंड अल्कोसॉल। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारा कोलॉइड जो है, कोलॉइड स्टेट ये एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पार्टिकल का साइज होता है। कोलॉइडल पार्टिकल में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होता है हमारा 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। तो इस रेंज की पार्टिकल्स जब रहते हैं उसको हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। बेसिकली इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस होता है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा कोलॉइड और एक है क्रिस्टलॉइड। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर दे, वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनता है वो एक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। ठीक है, वो एक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल एल होगा, और लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को बेंजीन के सॉल्यूशन में ऐड कर दे तो वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अंडर डिफरेंट कंडीशन पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट सब्सटेंस। एक NaCl एक बार जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, लेकिन उस NaCl जब बेंजीन के साथ मिक्स होता है तो वो एक कोलॉइडल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और एक एग्जांपल है हमारा सोप का। सोप के लिए क्या होता है, सोप जब यहाँ पे डाइल्यूट सोप जो है, डाइल्यूट सोप सॉल्यूशन हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, लेकिन कंसेंट्रेटेड सोप सॉल्यूशन हमारा क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं अपॉन डाइल्यूशन एक सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होता जा रहा है। एक बार डाइल्यूट करने से वो कोलॉइडल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और कंसेंट्रेट होने से वो क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोलॉइडल स्टेट है ये एक सब्सटेंस का स्टेट है
जो पार्टिकल का साइज के ऊपर, उसकी डिफरेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इससे हम लोगों को ये क्लियर होता है कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस that depends upon different sets of conditions, that depends upon different sets of conditions। ठीक है, थैंक यू।